नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, प्रदेश के प्रत्येक न्याय पंचायत में बनेंगे ग्रोथ सेंटर। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग होगी। ग्रोथ सेंटर से काश्तकारों को मिलेगा लाभ। कोरोना से बचने के लिए रेल के डिब्बों में होगा बड़ा बदलाव। हाथ मुक्त सुविधाओं को बढ़ावा। तांबे की कोटिंग और प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर की होगी सुविधा। कल घोषित होगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर दी जानकारी। परीक्षार्थियों को दी शुभकामनाएं। और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा, रामनगर में धनगढ़ी नाले पर पुल निर्माण को केंद्र की मंजूरी। बरसात में हर साल उफनता है यह नाला। पुल के लिए निविदा भी जारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक न्याय पंचायत में ग्रोथ सेंटर बनेंगे। आज धनौल्टी के गांव ख्यारसी में ग्राम में 2 विकेंद्रीकृत जलागम परियोजना के तहत निर्मित एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण और निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 96 नए ग्रोथ सेंटरों को स्वीकृति दे दी गई है। इन ग्रोथ सेंटर का उद्देश्य स्थानीय उत्पाद की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग इत्यादि करते हुए स्थानीय काश्तकारों को सीधे लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ख्यारसी एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा विस्तृत है और अभी इसके विस्तार की और भी संभावनाएं हैं। जितनी भी न्याय पंचायतें हमारी, हर न्याय पंचायत में कुछ विशिष्टता होती है, कुछ अलग तरह के प्रोडक्शन वहाँ पर, और उनको कैसे हम मूल्य संवर्धित करके और स्थानीय किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं। जैव विविधता से भरपूर है उत्तराखंड। हम कुछ नए उत्पाद सामने लाएं जिसकी डिमांड है, हम नए तरीके से उसको उत्पादित करें, उसकी ब्रांडिंग करें, उसकी ग्रेडिंग करें, उसकी प्रोसेसिंग करें। एक न्याय पंचायत का एक प्रोडक्ट, एक न्याय पंचायत एक प्रोडक्ट, ऐसे एक अलग पहचान जब उसकी ब्रांडिंग होगी, इससे किसान संगठित होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूर्व में निर्धारित सहकारिता ऋण यानी बिना ब्याज की योजना को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। वहीं स्वयं सहायता समूहों के लिए यह राशि 5 लाख कर दी गई है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने थत्यूर से ख्यारसी के बीच परोड़ी, बंगार, टिकरी, ललोटना व क्यारी के ग्रामवासियों से भी संवाद किया और समस्याएं सुनी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 10वीं कक्षा के परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। एक ट्वीट में श्री निशंक ने छात्रों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि कल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे। देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के 2 प्रतिभावान बच्चों ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी की 12वीं की परीक्षा में उल्लेखनीय स्थान हासिल किया है। संस्थान की दिव्यांग छात्रा कमला जोशी ने 97.60 और दिव्यांग प्रतीक जिंदल ने 95.20 अंक हासिल किए हैं। दोनों ही छात्र कला वर्ग से हैं और दोनों ही सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। छात्रा कमला जोशी चंपावत की रहने वाली हैं। प्रतीक का कहना है कि उनकी उपलब्धि में उसके अभिभावकों और गुरुजनों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन है। Visually impaired person. Now CBSE declared 12th board examination result and I have scored 97.6%. Now I have completed 12th standard, so my short term goal is to take best DU college and after that I want to go in UPSC. क्लास 12 के सीबीएसई के रिसेंटली रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। मेरे उसमें 95.2% आए हैं आर्ट साइड से और मैं अपने परसेंटेज से बहुत खुश हूँ। मैंने पूरे इसके लिए पूरे साल मेहनत की थी और मेरे टीचर्स ने मेरे को मोटिवेट किया, इसलिए मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगा। उनकी वजह से आज मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं। उन्होंने पूरे साल मेरे को इतने अच्छे से पढ़ाया, पूरे साल इंस्पायर किया, मोटिवेट किया।
भारतीय रेलवे ने कोरोना काल में यात्रियों की सुरक्षा के लिए पोस्ट कोविड कोच तैयार किए हैं। कपूरथला स्थित रेल फैक्ट्री ने कोरोना से बचाव के लिए यह कोच डिजाइन किए हैं। कोच में हाथों के इस्तेमाल के बिना ही पानी और साबुन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा कॉपर कोटेड हैंडल, प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर, टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग वाले मटेरियल से बनी सीटों का इस्तेमाल किया गया है। नए डिजाइन में ध्यान रखा गया है कि कम से कम हाथ लगाने की जरूरत हो। कोच में फुट ऑपरेटेड यानी पैरों से दबने पर कई वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है। वॉश बेसिन को भी फुट ऑपरेटेड बनाया गया है। रेलवे के नए कोच में वॉशरूम में टॉयलेट के पास पैरों से चलने वाला फ्लश लगाया गया है। इसी तरह टॉयलेट में दाखिल या बाहर जाने के लिए डोर हैंडल के बजाय आप फुट प्रेस यानी पैरों के जरिए दरवाजा खोल सकते हैं। डिजाइन किए गए नए कोच में गेट के हैंडल तांबे की परत चढ़ाकर बनाए गए हैं ताकि बैक्टीरिया और वायरस से बचाव हो सके। तांबा किसी भी बैक्टीरिया को मार देता है। कोच में प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर का बंदोबस्त किया गया है ताकि साफ हवा यात्रियों को दी जा सके और प्लाज्मा के जरिए कोच लगातार सैनिटाइज भी होता रहेगा। इसके अलावा रेल कोच में टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग होगी। यात्रियों को वायरस से सुरक्षित रखने के मकसद से दरवाजे, हैंडल, टॉयलेट सीट, ग्लास विंडो, कप होल्डर वगैरह पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की गई है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड वायरस या बैक्टीरियल फंगस को खत्म करता है और एयर क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 309 पर रामनगर में धनगढ़ी नाले पर केंद्र सरकार ने पुल निर्मित करने की मंजूरी दे दी है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नाले पर पुल निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। राज्यसभा सांसद के मुताबिक धनगढ़ी नाला हर साल बरसात में लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। हर साल कई लोग इस बरसाती नाले की चपेट में आ जाते हैं। पिछले वर्ष भी 3 महिलाओं की नाले में बहने की वजह से मौत हो गई थी। इस नाले पर पुल के निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। राज्यसभा सांसद बलूनी ने बताया कि नाले पर पुल निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पर काम चल रहा है। रामनगर के निकट धनगढ़ी नाले पर शीघ्र ही पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। यह धनगढ़ी नाला जो कि नेशनल हाईवे 309 पर है, यह रामनगर को पौड़ी से जोड़ता है। इसी से रानीखेत होते हुए पूरे कुमाऊं का मार्ग भी जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है ये। मुझे नितिन गडकरी जी की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि उस पुल को स्वीकृत किया जा रहा है। साथ ही इसकी टेंडर की प्रक्रिया भी जारी है और निर्माण कार्य बहुत ही शीघ्र इसका शुरू हो जाएगा। इसमें बार बार हर वर्ष जनहानि होती है। इसी जनहानि को देखते हुए इससे पूर्व भी यहाँ पर 3 पर्यटक डूब के यहाँ पर मौत हो गई थी। ये पुल बनने जा रहा है। अब मुझे पूरी उम्मीद है टेंडर की प्रक्रिया बाद अक्टूबर-नवंबर से कार्य भी इसका प्रारंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों को डेंगू के खिलाफ मुहिम छेड़ने की अपील की है। एक संदेश में उन्होंने कहा कि हर रविवार को सुबह 9 बजे 15 मिनट डेंगू मच्छरों से बचाव के लिए घर, आंगन और आसपास पानी न एकत्रित होने दें। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं जबकि डेंगू के मामले भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि साफ पानी का ठहराव ही डेंगू मच्छर को निमंत्रण देता है, इसलिए अपने घरों में और घरों के आसपास साफ पानी को बिल्कुल भी इकट्ठा न होने दें। हर रविवार रहें तैयार, सुबह 9 बजे 15 मिनट डेंगू पर करें वार। हमको कुछ समय डेंगू के मच्छरों को हटाने के लिए काम करना है। अपने घर के आसपास हम पानी जमा न होने दें। डेंगू का मच्छर ये साफ पानी में होता है। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत किसी भी गर्भवती महिला, कर्मचारी या जिसके बच्चे की उम्र 10 साल से कम हो, उन कर्मचारियों को केवल अपरिहार्य स्थिति में ही कार्यालय में बुलाए जा सकेंगे। इसके अलावा 55 साल से अधिक आयु अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को भी केवल अपरिहार्य स्थिति में ही कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा। इसके अलावा क और ख समूह के तमाम अधिकारी 100% अपने कार्यालय में काम कर सकेंगे। इसके समूह ग व घ यह कर्मचारी की उपस्थिति 75% ही सुनिश्चित की जाएगी। वहीं शासन की तरफ से जारी नए गाइडलाइन में भी निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाए। यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की संभावना न हो तो बैठक की अवधि कम से कम रखी जाए। बैठक कक्ष में बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार ही की जाए। बैठक में सभी प्रतिभागियों के द्वारा निश्चित रूप से फेस मास्क, फेस कवर का प्रयोग किया जाए। बैठक में केवल आवश्यक अधिकारी, कर्मचारी की उपस्थिति हो। बैठक कक्ष के नियम अनुसार सैनिटाइज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक कक्ष में वेंटिलेशन की भी सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए।
कोरोना महामारी के इस दौर में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगारों के लिए योजना शुरू की है। उधम सिंह नगर के मुख्य विकास अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्वरोजगार के लिए आवेदन करने वाले लोगों का साक्षात्कार लिया। जनपद में कुल 159 लोगों ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 151 लोगों का ऋण स्वीकृत कर वित्त पोषण हेतु विभिन्न बैंकों को प्रेषित किया गया है। जिन लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया, सरकार द्वारा उन्हें 15% की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें 8 प्रवासी भी सम्मिलित हैं। मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र से मुख्य रूप से डेयरी, पोल्ट्री, कृषि, जनरल स्टोर, रेस्टोरेंट आदि व्यवसाय के लिए लोगों द्वारा आवेदन किए गए थे। उन्होंने साक्षात्कार में आए युवाओं से कहा कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेते हुए अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। हमारे जनपद में अभी 100 का टारगेट हमको मिला था। हमने पिछले 3-4 दिन में ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के द्वारा 150 एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज किया, जिसमें से हमारे को कई उसमें स्वीकृति दे दी गई हैं और उन एप्लीकेशंस को बैंक को हमने भेज दिया है ताकि उनका आगे का प्रोसेस शुरू हो सके। इसमें अधिकतर जो एप्लीकेशंस हैं वो पशुपालन, डेयरी, कृषि, उद्यान से संबंधित है, जो कि काफ़ी उत्साहजनक है, जिससे कि लोग खुद का अपना रोज़गार लगाएंगे और इस प्रोसेस में अपने साथ 3 से 4 लोगों को और रोज़गार देने का उनके द्वारा बात की गई है। और इसमें कई प्रवासी जो बाहर से आए हैं हमारे जनपद में इस लॉकडाउन के बाद, उन्होंने भी काफ़ी उत्साह से इस योजना में भाग लिया है। साक्षात्कार के लिए आए युवाओं ने बताया कि कोरोना के दौरान उनकी नौकरी चली गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत यदि उनका ऋण स्वीकृत होता है तो अन्य बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। लॉकडाउन के चलते भी मेरे को यहाँ आना पड़ा है, क्योंकि मेरी जॉब वगैरह में वहाँ जॉब करती थी, मेरी जॉब छूट गई थी। इसलिए अब जैसे मैं यहाँ पे मेरे को पता चला मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है, तो उसके तहत मैंने पंजीकरण किया और जितने भी लोग इससे प्रभावित हैं उन सबको इससे बहुत मदद मिली है। और मैंने सोचा है कि मैं एक जनरल स्टोर का काम शुरू करूँ, जिसमें मैं खुद का रोजगार भी खोल पाऊँगी और लोगों की और भी मदद कर पाऊँगी जो इसकी वजह से प्रभावित है। अपने आसपास के लोगों को रोजगार देने की कोशिश करूँगी। स्वरोजगार योजना के तहत मेरे को पता चला कि इसमें लोन मिल रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें अप्लाई करा ऑनलाइन। तो जिसके लिए मुझे अगर लोन मिलता है तो मैं अपना एक छोटा मिनी ऑयल डालूंगा, जिसके लिए मैं आत्मनिर्भर भारत में सहयोग करूंगा और खुद को एम्प्लॉय करके औरों को भी जॉब देने की कोशिश करूंगा। कोविड-19 के चलते हुए मेरी जॉब चले गई, जिसके कारण मैं वापस अपने शहर आ गया और अब मैं यहाँ पे आके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, अपनी रेस्टोरेंट चेन खोलना चाहता हूँ। तो मुझे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में पता चला, जिसका मैंने पंजीकरण कराया और यदि मुझे ये लोन मिलता है तो मैं अपने लिए भी अपना बिजनेस बनाऊंगा और दूसरे लोगों को भी रोजगार देने की कोशिश करूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर के निकट स्थित रौली ग्वाड़ गांव के पूर्व फौजी जगदीश ग्रामीणों के लिए स्वरोजगार की एक मिसाल बन गए हैं। जगदीश ने 17 साल देश की सेवा करने के बाद गांव में स्वरोजगार अपनाने का फैसला किया। उन्होंने गांव में ही कागज का कारखाना खोला। उन्होंने अखिलेश ब्रांड नाम से नोटबुक, रजिस्टर, बिल बुक सहित तमाम स्टेशनरी का सामान तैयार करना शुरू किया और इसमें महारत हासिल कर ली। आज वो चमोली जिले में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी स्टेशनरी की आपूर्ति कर रहे हैं। आत्मनिर्भर होने के बाद उन्होंने ग्रामीणों को भी इसका प्रशिक्षण देना शुरू किया। उनके यहाँ 7 कर्मचारी काम कर रहे हैं। जगदीश का कहना है कि उन्होंने केवल लोकल को ही बढ़ावा दिया है ताकि हमारे गांव के ग्रामीणों को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े और वो यहीं पर रहकर अच्छी कमाई कर सकें। एक्चुअली 17 साल मैंने अपना देश के लिए दिया। अब जब मैंने वहाँ से पेंशन लिया, मैं वैसे वॉलंटरी रिटायर्ड आया हूँ, तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा गांव का विकास हो और मैंने लोकली लेबर रखे हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि बड़ा काम करूँ। मेरे पास लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे गाँव के जितने भी लोग हैं, मैंने आज तक अपनी लेबरों को ट्रेन किया जो यहाँ पे लोकल है। जगदीश के कारखाने में काम करने वाले स्थानीय ग्रामीण खासे खुश हैं। एक ग्रामीण सुमित किशोर का कहना है कि आज युवा रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। यदि इस प्रकार के छोटे कारखानों को खोल दिया जाए तो युवाओं को यहां से पलायन नहीं करना पड़ेगा और वो यहीं रहकर अपना रोजगार कर सकेंगे। यहाँ ऑपरेटर हूँ कंपनी का, हमको 1 साल हो गया काम करते हुए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमको यहाँ रोजगार मिला अपने गाँव में।
पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के वड्डा गांव में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र आसपास के ग्रामीणों के लिए मिसाल बन गया है। इस संयंत्र को स्थानीय व्यवसायी डीएस रावत ने स्थापित किया है। उनका कहना है कि पर्वतीय अंचल में सौर ऊर्जा रोजगार उपलब्ध कराने का जरिया बन सकता है। पर्वतीय क्षेत्र की ढलवां जमीन जो कृषि उपयोग में भी नहीं आती है, वह सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाकर लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर सकती है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा को व्यवसाय के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से छोटी और बड़ी इकाइयां स्थापित कर व्यापक तौर से शुरू किया जा सकता है। बहुत अच्छी उपयोगी है उन जगह पे जहाँ की क्लियर रेंज है, वहाँ के लिए ये जो प्रोजेक्ट है सोलर एनर्जी बहुत अच्छी चीज है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट गांव-गांव में लगाए जाएं, जिससे कि पलायन भी रुकेगा, 4 लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके साथ खेती भी होगी। जब ये प्रोजेक्ट लग जाएगा उसके साथ जब बाउंड्री हो जाएगी, आपकी खेती भी करेंगे, आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने वाले व्यवसायियों को सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, प्रदेश के प्रत्येक न्याय पंचायत में बनेंगे ग्रोथ सेंटर, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग होगी, ग्रोथ सेंटर से काश्तकारों को मिलेगा लाभ। कोरोना से बचने के लिए रेल के डिब्बों में होगा बड़ा बदलाव, हाथ मुक्त सुविधाओं को बढ़ावा, तांबे की कोटिंग और प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर की होगी सुविधा। कल घोषित होगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर दी जानकारी, परीक्षार्थियों को दी शुभकामनाएं। और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा, रामनगर में धनगढ़ी नाले पर पुल निर्माण को केंद्र की मंजूरी, बरसात में हर साल उफनता है यह नाला, पुल के लिए निविदा भी जारी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।